हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स प्लानिंग फॉर स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन, विशिष्ट प्रबंधकीय निर्णय हेतु कर नियोजन। देखिए, कर नियोजन हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और टैक्स प्लानिंग जो है वो किसी भी संस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो किसी भी संस्था में प्रबंधकों को व्यवसाय के हित में निर्णय लेते समय कर नियोजन को भी ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। अर्थात यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि निर्णय से कर दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः संस्था हित में कोई भी व्यावसायिक निर्णय लेते समय आयकर प्रावधानों के अंतर्गत मिलने वाली कटौतियों, राहत, छूट आदि की विस्तृत जानकारी होना भी आवश्यक होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रबंधक जो भी निर्णय लेते हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे प्रमुख निर्णय हैं जो किसी संस्था के हित में लेते समय कर नियोजन को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संपत्ति के संबंध में। देखो, संपत्ति अगर संस्था को खरीदनी है तो अपने साधनों से, स्वयं के साधनों से लेनी है, ऋण से लेनी है, संपत्ति को पट्टे पर लेनी है या उसे क्रय करनी है। ये निर्णय संस्था के प्रबंधकों को करते समय बहुत सारी कर से संबंधित प्लानिंग उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। इसी तरह वैज्ञानिक शोध के लिए ली गई संपत्ति को बेचने का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी वस्तु का निर्माण करें अथवा क्रय करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, संपत्ति की मरम्मत, पुनः स्थापना एवं नवीनीकरण में से किस विकल्प को चुनना श्रेयस्कर रहेगा, व्यवसाय को बंद कर दें अथवा चालू रखें। कई बार ऐसा होता है कि व्यवसाय से मिलने वाले लाभ कम हो या हानि हो रही हो। ऐसी स्थिति में ये निर्णय लेना कि व्यवसाय को बंद कर दिया जाए अथवा चालू रखा जाए, तो उस समय ये देखना पड़ता है कि बंद करने से नुकसान ज़्यादा है या चालू रहने पर नुकसान ज़्यादा है। पूंजी संरचना संबंधी निर्णय, कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण करते समय भी निर्णय लेना बहुत सावधानी से निर्णय लेना पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो किसी भी संस्था के प्रबंधकों को लेते समय कर की प्लानिंग को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। अब जितने भी अभी तक हमने ये निर्णय देखे हैं, इनके हम विस्तृत रूप से इन पर अध्ययन करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा विषय है, बिंदु है, संपत्ति को स्वयं के साधनों से लिया जाए अथवा ऋण से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है जबकि संस्था संपत्ति को खरीदने जा रही है। धन की कितनी आवश्यकता होगी, अपने स्वयं के साधनों से पर्याप्त रहेगा धन या उस नहीं रहेगा तो फिर ऋण लेना पड़ेगा, तो ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। यदि मान लीजिए कुछ स्वयं के साधनों से और कुछ ऋण लेके किया जाता है तो क्या स्थिति रहेगी। व्यवसाय की आय ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ व्यवसाय के संगठन को ध्यान में रखते हुए संगठन के लाभों पर किस दर से आयकर लगेगा, इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, जिस भी विकल्प को हम लेने जा रहे हैं उस विकल्प का व्यवसाय की कर नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्योंकि आयकर की दृष्टि से कोई विशेष प्रकार का व्यय दोनों ही दशा में समान रूप से स्वीकृत होता है, तो उसे ध्यान में नहीं रखा जाता। जैसे यदि मशीन स्वयं के साधनों से क्रय की जाए अथवा ऋण के द्वारा क्रय की जाए, दोनों ही स्थिति में डेप्रिसिएशन की कटौती समान रूप से मिलेगी। इसलिए निर्णय लेते समय इसे ध्यान में न रखा जाए तो निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम बात करें कि संपत्ति को पट्टे पर लिया जाए या क्रय की जाए, तो देखो, लीज पर लेने में और खरीदने में क्या फ़र्क आता है उसे हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि लीज पे लेने से क्या तात्पर्य है। देखो, संपत्ति को जब लीज पे लिया जाता है तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी संगठन को स्वतंत्र रूप से संपत्ति का प्रयोग करने का या उसे अपने नियंत्रण में रखने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन उस संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता। तो यहाँ भी कुछ बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे धन की उपलब्धता किस तरह से रहेगी,
शुद्ध कर का प्रभाव क्या रहेगा, संचालन के व्यय कितने होंगे और अवशेष मूल्य को किस तरीके से ध्यान में रखा जाना है। तो स्वयं के अथवा ऋण पूंजी की व्यवस्था करें या संपत्ति पट्टे पर लेवें, तो उसमें ये देखना होता है कि धन की उपलब्धता के आधार पर ही संपत्ति को पट्टे पर लेने अथवा न लेने का निर्णय किया जाता है। इसी तरीके से शुद्ध कर पर क्या प्रभाव पड़ता है कि यदि संपत्ति को पट्टे पर लिया जाता है तो ह्रास एवं ब्याज की कोई कटौती नहीं मिलती है। इसलिए ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि हम संपत्ति को पट्टे पर ले रहे हैं तो क्योंकि इस पर स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता, इसलिए ह्रास और ब्याज की कोई कटौती व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगी। इसी तरीके से यदि संपत्ति को क्रय नहीं करके अगर पट्टे पर लिया गया है तो जो संचालन के व्यय हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि संचालन के जो व्यय पट्टे की दशा में होंगे वो अलग होंगे, जबकि अगर उसे खरीदते हैं उसकी दशा में अलग होंगे। तो संपत्ति को अगर पट्टे पर लिया जाता है तो उसके कुछ लाभ हो सकते हैं तो कुछ हानियाँ भी हो सकती है। अगर हम उसे लाभ के रूप में देखें तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं कि अगर मान लो संपत्ति को पट्टे पर लिया जाता है तो संपत्ति के लिए कोई धनराशि की व्यवस्था करना अनिवार्य नहीं होता और और फिर भी संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। और वो जो धन बचा है संपत्ति को खरीदने का, जो राशि नकद बची है, उसको जो संस्था है उसको कहीं और इन्वेस्ट करके उस पर आय प्राप्त कर सकती है। इसी तरीके से जो पहले से, क्योंकि हम खर्चों का अनुमान लगा सकते हैं, हमारा जो एक बल्क में जो हमारा पैसा है वो हमारा बचा रहता है, उसे हम कहीं भी अन्यत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पट्टे पर लेने में अपने जो उपलब्ध साधन हैं वो बचे रहते हैं। लेकिन हानि भी होती है, क्योंकि हम पट्टे पर संपत्ति लेते हैं तो स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता, तो ह्रास की कटौती नहीं मिलती। इसी तरीके से स्थायी संपत्तियों को अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो स्थायी संपत्तियों में हमारी जो संपत्ति है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस पर हमें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं होता। वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में, वो जो है फिक्स एसेट में नहीं आती। इसी तरीके से यदि संपत्ति ऋण पर लेकर ली जाती तो उस दशा में क्या होता है कि दोनों पक्षों में ऋण एवं संपत्ति के रूप में लेखा किया जाता, परंतु पट्टे पर लेने पर इन दोनों पक्षों में कोई लेखा नहीं होता। इसी तरीके से यदि पट्टे पर ली गई संपत्ति का किराया चुकाया जाता है तो इससे संस्था की जो वर्किंग कैपिटल है वो प्रभावित होती है, संस्था का व्यवहार बढ़ता है। इसी तरीके से कई बार संपत्ति का अवशेष मूल्य एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो विशेष रूप से कारखाना बिल्डिंग में क्या होता है, अवशेष मूल्य भवन की लागत से भी अधिक हो जाता है, परंतु यदि पट्टे पर आप लेते हैं तो आपको अभी जो अवशेष मूल्य का अधिकार है वो भी किसका बना रहता है, लैंडलॉर्ड का ही बना रहता है, लेसी को वो राइट नहीं मिलता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर संपत्ति को पट्टे पर लिया जाता है तो उसके कुछ नुकसान हैं तो कुछ उसके फायदे भी हैं। दोनों ही दशा में संस्था के हित में क्या है वो हमें देख करके निर्णय लेना होता है। हमारा अगला जो बिंदु आता है वो आता है वैज्ञानिक शोध के लिए ली गई संपत्ति को बेचने का क्या प्रभाव होता है। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यदि किसी एसेट को लिया गया है और यदि उसे बेचा जाता है तो उससे संस्था के कर नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे। तो पहली चीज़ इसमें आती है कि यदि संपत्ति को बिना अन्य प्रयोग लिए ही बेच दिया जाए, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट ली गई उसको व्यवसाय में उसका कोई दूसरा यूज़ नहीं किया गया, उसको अन्यत्र कहीं यूज़ नहीं किया गया और उसको क्या कर दिया गया, वैज्ञानिक शोध के बाद अगर सोल्ड कर दिया गया है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिस वर्ष संपत्ति का विक्रय होगा उस बिक्री से उत्पन्न लाभ व्यवसाय की आय माना जाएगा और व्यवसाय के लाभों में जोड़ दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कर का भार बढ़ेगा। अब ये किस तरीके से राशि की गणना होगी उसको हम दो राशि निकाल करके देखेंगे, जो उसमें से कम होगी वही व्यवसाय की आय मानी जाएगी। संपत्ति की विक्रय राशि प्लस धारा 35 की उपधारा 2 में स्वीकृत कटौती की राशि, और इन दोनों को हम प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे संपत्ति की लागत, और दूसरी होगी धारा 35 की उपधारा 2 में स्वीकृत कटौती। इन दोनों में से जो राशि कम होगी वही व्यवसाय की आय मान करके शामिल कर दी जाएगी। दूसरा आता है संपत्ति का विक्रय एवं व्यवसाय का बंद होने की स्थिति में क्या है उसका हम उस संपत्ति का प्रयोग करेंगे। और व्यवसाय की सारी संपत्तियां एक साथ यदि विक्रय कर दी जाती है, यानी कि पूरी की पूरी संपत्तियां यदि एक साथ विक्रय कर दी जाती है तो हम उस पर पूंजी लाभ या पूंजी की हानि की गणना किस तरीके से करेंगे। अब यदि मान लीजिए ऐसी किसी संपत्ति को की जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयोग में ली गई है और यदि उसे फिर व्यवसाय में
अन्य प्रयोग में भी लिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखो कि उस संपत्ति को सामान्य संपत्तियों की भांति ही उस ब्लॉक में शामिल कर दिया जाएगा और उस पर सामान्य ह्रास की कटौती व्यवसाय को मिलती रहेगी। तो इसमें एक बेनिफिट जो असेसी को रहता है वो क्या रहेगा कि क्योंकि वो संपत्ति सामान्य संपत्ति की तरह उस पर ह्रास की कटौती मिलती जाएगी, तो एक समय बाद जब उसको बेचा भी जाएगा तो ह्रास की कटौती मिल जाने के कारण करियों के लाभ जो है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ हम इस संबंध में कर नियोजन की तरफ यदि हम जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वैज्ञानिक शोध हेतु प्रयुक्त किसी भी संपत्ति का यदि विक्रय किया जाना है तो बिक्री से प्राप्त लाभ उस वर्ष में ही कर योग्य हो जाएंगे जिस वर्ष में संपत्ति विक्रय हुई। इसके तो हम क्या करें, उसे पहले व्यवसाय में अन्यंत्र भी प्रयोग करें, तत्पश्चात यदि उसका विक्रय करते हैं तो विक्रय से लाभ अनेक वर्षों में जो ह्रास मिलने के कारण कर योग्य होंगे, क्योंकि बिक्री से प्राप्त राशि को उस ब्लॉक की शेष राशि में से घटा दिया जाएगा और इस कारण से क्या होगा कि कम जो डेप्रिसिएशन है वो स्वीकृत होता है। इसलिए श्रेष्ठ विकल्प क्या है हमारे पास, बेस्ट इसका ऑप्शन क्या आता है कि जो संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खरीदी गई है उसे डायरेक्ट विक्रय करने के स्थान पर पहले उसे व्यवसाय में अन्यंत्र प्रयोग करके ही उसे सेल करना कर नियोजन की दृष्टि से श्रेयस्कर रहता है। तो आज हमने कुछ स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन में कुछ बिंदुओं पर डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम इसके अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।